नमस्कार, आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। पक्ष विपक्ष में हम जो मुद्दा उठाते हैं उस पर पक्ष और विपक्ष दोनों की राय लेते हैं। आज हम बात करेंगे स्कूल फीस पर मनमानी की। एक तरफ कोरोना काल में निजी स्कूलों पर मनमानी फीस वसूलने के आरोप लग रहे हैं, वहीं कई राज्य प्राइवेट स्कूलों पर शिकंजा भी कस रहे हैं। मनमानी फीस का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्देश दिए थे। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए निजी स्कूलों के लिए फीस में 15% की कटौती को मंजूरी दी है। राज्य सरकार का यह कदम अभिभावकों के लिए बेहद राहत भरा माना जा रहा है। कैबिनेट की बैठक इस पर अध्यादेश तैयार करने का फैसला भी लिया गया और माना यह जा रहा है कि इस अध्यादेश की मदद से राज्य सरकार निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगा सकेगी। और इससे पहले राजस्थान में राज्य सरकार ने निजी स्कूलों को फीस कटौती करने का आदेश जारी किया था, जिसकी तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार ने भी इस दिशा में कदम उठाए। महाराष्ट्र कैबिनेट ने फीस भुगतान का ढांचा ऐसी बनाने की तैयारी कर ली है जिससे कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित न रहे। दरअसल बच्चों के अभिभावकों ने चिंता जताई थी कि कई निजी संस्थान महामारी के दौरान भी मुनाफा कमा रहे हैं, जबकि हजारों लोगों को कोरोना की वजह से वित्तीय संकट से जूझना पड़ रहा है। इस दौरान कई अभिभावकों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी संपर्क किया। महाराष्ट्र की स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार राज्य सरकार के कैबिनेट ने फैसला लिया कि अगर कोई निजी स्कूल इसका पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित अनुचित शुल्क वृद्धि को लेकर राष्ट्रीय राजधानी के एक बड़े निजी स्कूल का प्रबंधन अपने हाथ में लेने के शिक्षा निदेशालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मामले को अब अंतिम मंजूरी के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल के पास भेज दिया गया है। सरकार ने दावा किया कि स्कूल बार बार दिल्ली सरकार के कई आदेशों का पालन करने में विफल रहा, जिसमें उसने अनुचित शुल्क वृद्धि को वापस लेने के लिए कहा था। हालांकि स्कूल प्रबंधन ने एक बयान में कहा कि हमारे सभी कदम और शुल्क दिल्ली उच्च न्यायालय के हैं, आदेशों के अनुसार, और हम दिल्ली सरकार द्वारा किए गए पूर्वाग्रही और गलत बयानों से हैरान है, जबकि मामला विचाराधीन है। बता दें कि इसी साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स के लिए एक बड़ा फैसला दिया था। स्कूलों में मनमानी फीस वसूलने पर सवाल उठाए थे और इसे कम करने की दो टूक सलाह दी थी। और एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शैक्षणिक संस्थानों को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। लोग महामारी के चलते परेशानियों का सामना कर रहे हैं और ऐसे में सवाल यह है कि क्या स्कूल मनमानी फीस वसूल रहे हैं? क्या कोरोना काल में स्कूलों का ऐसा करना जायज है? आखिर फीस को लेकर घेरे में क्यों है प्राइवेट स्कूल, या फिर फीस को लेकर एक तरफा मनमानी कर रही राज्य सरकारें? जानेंगे पक्ष और विपक्ष दोनों की राय। तो आपको बता दें कि लगातार प्राइवेट स्कूलों पर यह आरोप लग रहे हैं कि वो फीस वसूली में मनमानी कर रहे हैं। ऐसे में आखिर सच क्या है? अभिभावकों का कहना यह है कि कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों को थोड़ी सी फीस में कमी करनी चाहिए। वहां पर अगर देखा जाए तो स्कूल एसोसिएशन की अपनी दलीलें हैं। मसले पर बात करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि अपराजिता गौतम है जो कि प्रेसिडेंट पेरेंट एसोसिएशन दिल्ली, और उसके साथ ही रीता सिंह है जो कि डायरेक्टर है इंदिरापुरम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की। सबसे पहले अपराजिता जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। अपराजिता जी, क्या जो आरोप लग रहे हैं प्राइवेट स्कूलों पर कि वो मनमानी फीस वसूल रहे हैं, क्या सही मायनों में हकीकत भी यही है या फिर ये सिर्फ आरोप भर है? इसको हम आरोप ही कहेंगे और ये बहुत जायज आरोप है, क्योंकि आप ये मानिए जब सब कुछ बंद पड़ा है, स्कूल का कुछ भी चीज यूज नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर यूज नहीं हो रहा है, तो पेरेंट्स ट्यूशन फीस के अलावा बाकी फीस क्यों दें? और दूसरा मैं बल्कि ये कहना चाहूंगी, मैं स्टेटमेंट को या न्यूज मीडिया के माध्यम से जो कहा जा रहा है उसको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगी। ये 15% की छूट नहीं है, वो एक्चुअली आपको दूसरे नजरिए से देखना चाहिए कि पेरेंट्स पर अतिरिक्त आज की डेट में फाइनेंशियल बर्डन पड़ा है। 85% फीस देनी होती है। एक्चुअली न्यूज इस तरीके से आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि हम 85% में से भी जो हम 85% दे रहे हैं 100 रुपए में से, तो 85 भी एक्चुअली अगर उसकी डिटेल्स मांगी जाए कि का कितना खर्चा होगा उसके हिसाब से पैसे ले लीजिए, और वो आंकड़े कभी आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। जबकि ये जो स्कूल होते हैं, जब इसको खोला जाता है, चाहे किसी भी राज्य सरकार के अंदर आते हैं, जब उसकी मान्यता प्राप्त करते हैं, तो उस रिकॉग्निशन के मिनिमम आपका जो साइन होता है पेपर, मिनिमम टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उसके तहत ये सभी स्कूल ट्रस्ट के द्वारा, एक एनजीओ के द्वारा ओपन किए जाते हैं जो सोसाइटी में रजिस्टर होते हैं। उसके हिसाब से अगर देखा जाए, इन सभी स्कूलों को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैं दिल्ली का बात
रूम, तो उसमें DACR 1973 के तहत 17 दिन की हम स्टेटमेंट की बात करते हैं, आप स्टेटमेंट को पब्लिकली जारी कर दीजिए। हाँ। हो सकता है कोई स्कूल हो जो 15 क्या 80% या फ्री में बच्चों को पढ़ा सकता हो, और कोई स्कूल हो मात्र 1 या 2% दे सकता हो छूट, या कोई स्कूल हो जो छूट ही नहीं दे सकता। ये ब्लैंकेट ऑर्डर तो दिया जा रहा है और राजस्थान की जजमेंट को कॉपी पेस्ट किया जा रहा है हर स्टेट, जो पूरी तरीके से गलत है। और आपको इसमें मैं ऐड देती हूँ, पहली सिंगल बेंच की जजमेंट जो आई थी उसके खिलाफ आज दिल्ली सरकार कहने को डबल बेंच में गई है, और वहां पर भी आप तरीके से मुद्दे नहीं रखे हो, क्योंकि पहली बेंच में हारने के पीछे ही रहता जब दिल्ली सरकार के पास सारे आंकड़े हैं। एग्जाम्पल आप एपीजे का ही, आपने अपने स्टार्टिंग में एपीजे का एग्जाम्पल दिया है, बड़ा नामी स्कूल दिल्ली। जब आपके पास सारे आंकड़े हैं कि स्कूल वायलेट कर रहे हैं, अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया? हाँ। और दूसरी बात, आज ये डिसीजन आया है दिल्ली में 3% वाला, तो ये इस साल आया ना, पिछले 1 साल से जब स्कूल मनमानी कर रहे हैं, आपके ऑर्डर का उल्लंघन कर रहे हैं, पूरे देश में डीएमए एक्ट लगा हुआ है, तो दिल्ली में डीडीएमए एक्ट के तहत आपने स्कूल कितने स्कूलों पे एक्शन ले लिया है। दिक्कत यहाँ पे ये है, स्कूलों को लेकर केवल राजनीति प्रपंच चलता है, वो चाहे सरकार महाराष्ट्र में करे या महाराष्ट्र सरकार अपना पब्लिक को मूर्ख बनाए, यहाँ पे आम जनता को पीसा जा रहा है। कहीं किसी को आप हमसे पूछिए, हमें एक्चुअली किसी भी पेरेंट को एक रियायत एक्चुअली नहीं मिलती है, क्योंकि उन्होंने फीस भी बढ़ा दी है। लेकिन सरकार वो तो बताएगी नहीं आपको, बस ये है कि ये अच्छा एक विज्ञापन की राजनीति को खेल खेला जा रहा है, इसमें कमी। बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए तो सिर्फ सियासत हो रही है, लेकिन मसले का सही हल नहीं निकाला जा रहा है। रीता जी, इतने सारे गंभीर आरोप यहाँ पे प्राइवेट स्कूलों पर, और खासतौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे केजरीवाल सरकार ने बाकायदा डीओई को ये मंजूरी दी थी है कि वो जो प्राइवेट स्कूल है उनका प्रबंधन अपने हाथ में ले सकते हैं। कहीं तो अब धुआं उठ रहा है तो आग तो लगी ही होगी ना। इस स्पेसिफिक स्कूल के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि वो उनकी बात सुने तो वो कहता है कि हाई कोर्ट के वो ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं और दिल्ली सरकार जो भी कहती है, तो एक स्पेसिफिक केस ना लें। और मेरे ख्याल से आपका भी ये इस डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हमें किसी स्पेसिफिक, क्योंकि आपने मुंबई की भी बात की और आपने बाकी देशों में, जैसे मेरे ज्यादा स्कूल्स यूपी में चलते हैं तो मैं वहां की ज्यादा आपको एग्जांपल्स दे पाऊंगी। तो मैं थोड़ा सा 2 शब्दों से सिर्फ फेर खाती हूँ, ये आरोप और मनमानी। बाकी मैं सब कुछ समझते हुए आगे बढ़ती हूँ, इस डिस्कशन को आगे ले जाती हूँ। प्राजिता जी की काफी बातें समझ में आई, प्रियंका जी थोड़ी थोड़ी शायद आवाज मुझे बहुत क्लियर नहीं आई, तो कुछ चीजें पॉइंट्स में मिस कर गई। काफी बातों से उनके सहमत हूँ, लेकिन मैं कुछ थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आप जब पक्ष विपक्ष की बात कर रही हो और आपने मुझे अगर एजुकेशन फील्ड से पिकअप किया है, तो कहीं ना कहीं मुझे प्रो स्कूल बोलने की भी बात मुझे रखनी चाहिए, ताकि दोनों का पक्ष रखा जा सके। तो मैं थोड़ा सा विवरण से ये बताना चाहूंगी कि जब हम कह रहे हैं कि पेंडेमिक टाइम में सबको हमें, मतलब विक्टिम्स हैं इसके, पेरेंट्स या समाज में बहुत सारे ले ऑफ्स हुए हैं, सैलरी कट्स हुए हैं, परेशानी आई है, बिजनेस लॉस हुआ है, ये सब हम जब विक्टिम का शब्द यूज कर रहे हैं बाकी लोगों के लिए, तो हम थोड़ा सा स्कूल का भी पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा मैं समझाऊंगी अगले 2 मिनट में, कि उनको भी विक्टिम के अगर नजरिए से सबको देखना है तो उनको भी देखिए हल्का सा, क्यों। 2-3 पॉइंट्स बोलूंगी। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ने जो निकाला इस समय, जो पेंडेमिक के अंडर जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स निकले हैं, उसमें पहला चीज मैं बोलूंगी ट्रांसपोर्ट फीस का। ट्रांसपोर्ट फी हर सके ऑलरेडी बंद हो चुकी है, कहीं पे नहीं ली जा रही है। अब उससे क्या रुका, उससे क्या किया जाता था उस पैसे से? ड्राइवर की सैलरी, कंडक्टर की सैलरी, पेट्रोल डेफिनेटली, और मेंटेनेंस ऑफ बसेस, ईएमआई ऑफ बसेस, और बाकी जो आपको रोड पे चलाने के लिए जो आपको जो टैक्स है, वो रोड टैक्स वगैरह जो 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 दिए जाते थे, इसमें से क्या रुका? सैलरीज नहीं रुकी हैं, सिर्फ पेट्रोल रुका है। और अब बाकी देखिए तो ईएमआई नहीं रुकी, कुछ महीनों का शुरू में मॉरेटोरियम बैंकों ने दिया, लेकिन वो माफ नहीं किया कोई भी इंस्टॉलमेंट, है ना, या तो वो डिले पेमेंट हुआ, लेकिन पेमेंट हुआ। वो मार्च 20 से ये हमारी कहानी चल रही है। और ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, जो सबसे वैसा मतलब सेक्शन ऑफ हमारे एम्प्लॉयज का है, जिनकी कैसे सैलरी बंद हो सकती है, सोचिए तो, ठीक है। तो ड्राइवर्स, कंडक्टर्स की सैलरी, मेंटेनेंस और बाकी चीजें चलती रही। अब हम बिल्डिंग पे आते हैं। बिल्डिंग के इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लैट रेट है,
जो आपका वो नहीं खत्म हुआ है। जो एडिशनल आता था सरचार्ज, जो एडिशनल जो फ्लैट रेट था, जो ऑलरेडी बहुत हाई होता है एक इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग का, वो सब चल रहा है, ठीक है। और बाकी जब हम मेंटेनेंस की बात करते हैं, जब हमारे कोविड रिलेटेड प्रोटोकॉल को फॉलो करने की बात होती है, तो उससे रिलेटेड जो एडिशनल इक्विपमेंट्स, अप्लायंसेस, इंटरनेट की फैसिलिटी एंड ये सब जो बढ़ा है, इनको बात करेंगे। तो अगर हम कहें कि 15% हट जाना चाहिए, बिल्कुल मैं इस बात से अपराजिता जी से सहमत हूँ, कि ब्लैंकेट रूल आप कैसे निकाल सकते हैं। अगर हम देखें, बहुत सारे मैं जानती हूँ, मेरे बहुत सारे वाकफियत के बहुत सारे मैनेजमेंट है, वो मैं जानती हूँ उनके बारे में, जिन्होंने बहुत सारे पेंडेमिक के केसेस में डेफरमेंट ऑफ फीस किया हुआ है, थोड़ी बहुत फीस माफ की है। जहां कोविड में अर्निंग मेंबर्स की डेथ हुई है, वहां पे पूरा का पूरा फीस ही माफ करके वो सारे बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं। तो हर लेवल पे एक थोड़ा सा एक जो अपना खुद का जो दिल है मैनेजमेंट का, उसको भी एक्सरसाइज करने का मौका दिया जाए मैनेजमेंट को, क्योंकि बहुत सारे स्कूल हैं इस समय में बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज और बहुत अच्छी अच्छी मदद और बहुत अपना ये सब कर रहे हैं। और फाइनेंशियल की और बात करें तो कोई भी प्राइवेट स्कूल में किसी भी तरीके का, अगर मैं बोलूं एड है, तो ऐसा नहीं है। ये सब समझते हुए हम सब जान रहे हैं, हम सब न्यूज पढ़ रहे हैं, कितने सारे स्टैंड अलोन स्कूल, कितने सारे लो फीस वाले स्कूल, कितने सारे नए स्कूल आज की डेट में बंद हो गए हैं। इनको कौन टेक ओवर कर रहा है? इनको टेक ओवर कर रहे हैं वही बड़ी मछलियां जो ऑलरेडी, जिसकी वजह से सारे ऑर्डिनेंस और रूल्स और एक्ट्स को लगाने की जरूरत पड़ रही है। तो आप बहुत बहुत कुछ देखना समझना है। आई थिंक अलग तरीके से मैं और अपराजिता बात करें, पर शायद दोनों का अंदेशा एक ही प्रॉब्लम की तरफ है। बिल्कुल, यानी कि अगर जिस तरीके से अपराजिता की कह रही है कि सिर्फ ये दिखावा है, फीस को कम करना है या फिर डिस्काउंट देना है, जो कुछ भी मसला। अपराजिता जी, अगर यहाँ पर अभी जैसे रीता जी कह रही थी कि देखिए स्कूलों की, जो प्राइवेट स्कूल हैं, उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं। उनके पास भी एक वर्ग ऐसा काम करता है जिसे अपना घर चलाना है, उनको सैलरी भी देनी है। तो ऐसे में क्या उनको पीड़ित के तौर पर नहीं देखा जा सकता है क्या? इस बाबत आप क्या कहेंगे? हाँ प्रियंका जी, देखिए उनको पीड़ित के तौर पे बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि उनको भी अपना घर चलाने के लिए पैसा चाहिए। बट यहाँ पर अपनी बात की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, एजुकेशन क्या है, स्टेट मैटर है। आप दिल्ली के रूल्स यूपी में नहीं लगा सकते हैं। हमारे साथ जो बैठी है रीता जी, वो इस मेरी बात से जरूर रखेंगे, एग्री करेंगे। तो दिल्ली में अगर मैं आपको बताऊं, जैसे हमने बोला कि जैसे 15% कह रहे हैं, हमने छूट, पहली बात तो हमारा ये कहना है कि हमें छूट किस बात की आपने दी? आपने तो हमसे 85% किया। और जो आप कह रहे हैं जस्टिफाई करने वाली, अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लेके करती हूँ, क्योंकि दिल्ली में डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। पहली बात, ट्यूशन फीस होती है, उसमें आपका सैलरी आता है, करिकुलम आता है और एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट आती है। तो सैलरी, करिकुलम, ये आपका एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट में, जैसे रीता मैम ने बोला है, ड्राइवर, कंडक्टर, सबकी सैलरी ऑलरेडी आती है उसमें, ट्यूशन फीस में। तो भाई जब ट्यूशन फीस, रीता मैम आपके यहाँ पर अलग स्ट्रक्चर है, दिल्ली में इट्स डिफरेंट। तो इसीलिए जब आप ट्यूशन फीस की बात करते हो दिल्ली आ रही हूँ आपके तो पास रीता जी। ट्यूशन फीस में सब कुछ आ गया। एनुअल एंड डेवलपमेंट चार्ज के नाम से मांगा जा रहा है, तो पैसा मांगा जा रहा है। मैं छोटे से एग्जांपल से आपको देना चाहूंगी। 19-20 में अगर 100 रुपया टोटल फीस थी, जिसमें आपकी ट्यूशन फीस थी, 20 लेट्स से कि एनुअल थे, 20 डेवलपमेंट थे। अब एक ऑर्डर आता है कि सरकार फीस ही बढ़ाएगी। दिल्ली में हर साल फीस बढ़ती है, जो कि नॉर्मल जो स्टैंडर्ड है 10% वो लोग बढ़ा देते हैं। वो बात दूसरी है, सरकार कहती है हम अप्रूवल देंगे तब बढ़ाओ। केपीजे का भी मुद्दा आप उसमें देख लीजिए, उसमें आ रहा है। बट स्कूल फीस बढ़ाते हैं 100 से 20 के 100 से आज 20-21 में होगा 110 रुपया, और आज होगा 130 रुपया। अब अचानक से आता है कि 15% डिस्काउंट। अब बताइए 100 शुरू पे नेक्स्ट लास्ट ईयर 110 ले लिया, आज 130, यानी कि मुझसे ऑलरेडी बड़ी भी ले ली। अब बात आती है 15% डिस्काउंट, किस पे आता है वो 15% डिस्काउंट? 15% डिस्काउंट आता है आपका 110 रुपए वाले, वो बात करते हैं। सॉरी, 15% आता है आपका 19-20, यानी कि 100 रुपए वाले में, यानी कि 100 रुपए में से 15 रुपए आपने ले ली, बट एक्स्ट्रा से कितने ले लिए? 30 रुपए। आप 15 रुपए दे दो, 30 रुपए एक्स्ट्रा ले। दैट इज द रीजन, जब मैंने नंबर बताने की कोशिश की है, एक्चुअली पेरेंट्स की जेब में कटौती नहीं हुई। और यहाँ पेरेंट्स का ये कहना है, अभी जैसे रीता मैम ने बोला
कि इंटरनेट के चार्जेस, ऑनलाइन के चार्जेस, ये भी मानिए जब हम यहाँ से तैयार करके स्कूल भेजते थे, इंटरनेट का हमारा भी खर्चा नहीं होता था, पेरेंट्स भी अपनी जॉब में जाते थे। आज बच्चे को पढ़ाने के लिए अगर 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, ऑन एन एवरेज 2 बच्चे हैं, अब दोनों बच्चों को आपको मोबाइल भी दिलवाना होगा या लैपटॉप या कोई ना कोई आपको इंस्ट्रूमेंट दिलवाना होगा, पैरेलली। ठीक है। क्या पेरेंट्स का 25,000 रुपए का खर्चा नहीं हुआ? हाँ। ये किसी ने नहीं देखा। आज जब मेरा बच्चा कंपनी में पढ़ रहा है तो मेरे घर में भी एसी चलेगा, तो मेरी भी लगेगी। अगर मेरे बच्चे का एक बेडरूम है और दोनों बच्चे मेरे बैठते हैं उस कमरे में, बच्चों के जाने के बाद तो रूम नहीं होता, उसकी लाइट वाइट नहीं चलती। तो यही जो कैलकुलेशन की बात की जा रही है और स्कूलों की तरफ देखने की बात की जा रही है, एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी, दिल्ली का जो DSR है, के हिसाब से स्कूलों के पास एक रिजर्व फंड बनाया जाता है जो ऐसे एकेडमिक सिचुएशन के लिए बनाया जाता है। कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उस फंड को यूटिलाइज किया जाएगा। अपनी बात में मैं ऐड करना चाहूंगी, रिजर्व फंड के अतिरिक्त सरप्लस फंड भी है। और बेस्ट एग्जाम्पल आप देखते हैं, आपके आपने APC का उदाहरण दिया, जिसमें दिल्ली सरकार ने खुद बताया है उनके पास करीबन 40 से 50 करोड़ का सरप्लस फंड पड़ा हुआ है। अब प्रश्न ये है कि दिल्ली सरकार आज क्यों जागी और जिसको अचानक से 50 करोड़ नजर आया, और ये वही सरकार है जो 5 साल से दिल्ली ले रही है। हमने हर साल ऑडिट करवाया, बिल्कुल भाई जब आपने ऑडिट करवाया था तो आपके पास फर्स्ट टाइम जैसे सरप्लस आया तब आपने तो फीस बढ़ाने की परमिशन नहीं कर दी। ठीक है, क्योंकि ठीक है। मेरा एक लॉ ये भी कहता है, मैं माफी चाहूंगी, मेरा एक लॉ ये भी कहता है, ये लॉ नहीं है, ये जजमेंट आई थी, मैं आपको बता देती हूँ। ये ऑलरेडी मॉडर्न स्कूल जजमेंट की अगर मैं बात करूँ, मैं साफ साफ था, हर साल बढ़ाना भी जरूरी नहीं है, हाँ। बट हर साल सिस्टम के थ्रू फीस बढ़ती है और कोई इसकी कार्रवाई नहीं। ठीक है रीता जी, बिल्कुल। रीता जी, यहाँ पर अभी आपने कहा कि आप किसी पर्टिकुलर स्कूल को लेकर जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन हम ज्यादातर एक बाकायदा पैमाना डिसाइड कर लेते हैं कि कितना हो रहा है। लेकिन ज्यादातर स्कूलों में एक तरफ ये देखने मिलता है, एक तो वहां पे जो टीचर्स हैं, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, किसी भी वर्ग में हो, किसी भी सेक्शन में हो, एक तो उनको भी देखा जाए तो उनकी सैलरी में भी कटौती हो रही है, मैन पावर को भी आप कम कर रहे हैं। उसके बाद जो फीस को लेकर भी जिक्र सामने आता है तो उसमें भी बाकायदा वसूली होती है। और खुद यहाँ पर अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर एडमिशन होना है, उनको पता है कि अभी उनको ऑनलाइन ही पढ़ाई करवानी है, उसके बावजूद भी पूरी की पूरी रकम बाकायदा अगर देखा जाए तो वो उनसे वसूली जा रही है। तो और सबसे अहम बात ये देखिए कि सरकार के नाक के नीचे सब कुछ होता है, लेकिन क्या किसी भी स्कूल पर इस बाबत जैसे खबर मिलती है तो क्या कोई एक्शन हुआ है? किसी तरीके का कोई भी एक्शन लिया गया है? बहुत सारे लेयर्स ऑफ कैलकुलेशन है, बहुत सारे लेयर्स ऑफ, देखिए एक जो एजुकेशन है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। इसमें सेंटर भी अपना हक रखती है इंटरवीन करने का और स्टेट भी रखती है। इंटरवीन कहिए, गवर्नेंस कहिए, जो भी शब्द यूज करिए, जो जरूरी है, गवर्नेंस बहुत जरूरी चीज है, होनी भी चाहिए। लेकिन उसकी वजह से, जैसे मैं यूपी की ही बात करूं, उसमें ऑलरेडी एक फी रेगुलेशन एक्ट 2018 में लागू हो चुका है। हाँ। उसके तहत ऑलरेडी ये जो 15% ये जो कमर्शलाइजेशन और प्रॉफिट रहेंगे, सारी चीजें पर ऑलरेडी कैप लगने के बाद आप अपने स्कूल के फंड से अपने सोसाइटी के फंड में सिर्फ 15% से ज्यादा नहीं ले जा सकते थे। और वो ले जाने के लिए भी आपको फिर वो उसका भी कोई तरीका है, उस 15% पे भी आप किस चीज पे खर्च कर सकते हैं। तो बहुत सही तरीके से अगर आप यूपी रेगुलेशन एक्ट को देखें, काफी संभला हुआ बहुत अच्छा सा एक्ट है, जो मैं कहूंगी मोस्ट ऑफ द फेयर मैनेजमेंट, जो जस्ट मैनेजमेंट है और ऑफ कोर्स पेरेंट्स के को पसंद आने वाला एक्ट है, काफी बैलेंस्ड है। उसमें अगर देखें तो ऑलरेडी बहुत सारे एक्ट की वजह से ऑलरेडी एक सिमटा हुआ सा यूपी के स्कूल्स थे, क्योंकि ये सब सडनली हमारे जो एक्ट्स आते हैं वो प्रोग्रेसिव होने चाहिए या व्हाट डू आई से प्रोस्पेक्टिव होने चाहिए, आगे को देखते हुए। पीछे की कहानी आप कैसे संभालेंगे? अगर किसी एक स्कूल ने समझिए गलतियां की, जो आज गलती लग रही है लेकिन कल एक्ट नहीं था, कल रूल नहीं था, वो कैसे उसको गलती मानेंगे? जब एक्ट अगर मेरा 1 अप्रैल 2021 को लगा और मैंने कुछ उससे रिलेटेड अगर 2020 में किया था, उसके पीछे नहीं पड़ सकते आप। तो आपको, प्राजिता भी ये बात कहने की कोशिश कर रही है कि हमें ये जो गवर्नेंस का रखना है या जो हमें कंटिन्यूअस रखना है, हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रीएम्प्ट करना है, सोच के पहले से लगाना है और उसके सारे लेयर्स ऑफ इम्पैक्ट को समझना है। अगर कोई भी चीज करेंगे, क्या स्कूल संभाल लेगा, क्या पेरेंट्स संभाल लेंगे, क्या सोसाइटी के लिए ठीक होगा, क्या ये स्कूल बंद है,
ठीक है, कोविड से बच्चा बचा हुआ है, क्या उसको सोशल इमोशनल प्रॉब्लम्स आ रही, बहुत कुछ देख के एक जो पॉलिसी मेकर्स है उनको छोटी सोच नहीं रख सकते वो लोग। बिल्कुल। उनको हमेशा, और कोई भी आई वुड से कोई भी डिसीजन होता है हमेशा उसका नेगेटिव, जब हम मास्क को लेके चल रहे हैं खासकर इंडिया में जहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है, कुछ ना कुछ तमगे के लोगों को, कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों को उसका नुकसान होता है। बिल्कुल, लेकिन उस नुकसान का भी होनी ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रीता जी और उसके साथ ही प्राजक्ता जी, आप दोनों का जुड़ने के लिए। तो फिलहाल पक्ष विपक्ष में इतना ही, और बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए पेन के साथ।